Hello, good evening to all of you. My name is Khemend and I welcome you in this session of Unacademy SSC JEN चैनल। जी हाँ, मेरा नाम है खेमेंद और मैं आपके सामने काफ़ी समय बाद आज YouTube पे आपके सामने आ चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बेहतर होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा रहे होंगे। मेरा नाम है खेमेंद और आप लोगों को यहाँ पे मैं स्वागत करता हूँ। तो यार जल्दी जल्दी सी देख लेते हैं कितने लोग हमारे साथ लाइव हैं और जल्दी सी सेशन के लिंक को शेयर कर दो अपने दोस्तों में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स यहाँ पर इस सेशन का पार्ट बन पाए। मैं देख लेता हूँ मैं लाइव आ चुका हूँ कि नहीं और फिर उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। ओके, तो आई थिंक आई एम लाइव एंड यू कैन सी मी एंड हियर मी। वॉइस ज़रा बता दो। ओके, वॉइस इज़ क्लियर एंड आई एम विजिबल ऑल्सो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास टुडे एंड आई होप कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। पेपर अच्छा नहीं हुआ, बहुत कठिनाई है सर ज़िंदगी में, क्या करा जाए। तो मैं बताता रहूँगा सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। आई थिंक काफ़ी अच्छा खासा ये हमारा सेशन होने वाला है एंड काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे, क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे, चीज़ें भी डिस्कस करेंगे। अगर आपको लगता है कि यार क्या चीज़ होनी चाहिए, क्या चीज़ नहीं होनी चाहिए, अभी क्या क्या कोर्सेज आने वाले हैं अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म पे, उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो सभी को वेलकम यार। पहले तो सूरज त्रिपाठी, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। ओके, सो आई थिंक फ्यू स्टूडेंट्स आर हेयर विथ मी। दर्द बहुत है सर, अरे भैया बहुत दर्द है। ओके, तो सबसे पहले तो मैं तुम्हें बता दूं कि ये सेशन है जो मैं अभी लेकर आ रहा हूँ, स्पीड अप क्वेश्चन सीरीज। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं, अगर आपका प्रिपरेशन अच्छी चल रही थी, आपको लग रहा है कि यार और प्रिपरेशन करनी चाहिए थी, तो यार प्रैक्टिस सेशन मैं लेकर आ रहा हूँ। स्पीड अप सीरीज इसका नाम रखा है मैंने। क्यों इसका मैंने ये नाम रखा है? क्योंकि हम काफ़ी जल्दी क्वेश्चंस करने वाले हैं इन दिस एंटायर सीरीज़। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सेट्स रहेंगे। जो भी लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से संबंध रखते हैं वो इस सेशन में बरकरार रहिएगा। अगर आप सिविल या मैकेनिकल से हैं तो उनके लिए इतना फ़ायदेमंद सेशन नहीं है। आगे चलते हैं, ज़रा मैं मेरे बारे में कुछ बताया तो। माय नेम इज़ खेमेंद्र, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। करीब 3 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है मुझे इन दिस एंटायर डोमेन। SSC JEE गेट या फिर आप ESC की बात करें। इससे पहले मेरी क्वालिफिकेशन, डिग्री और जॉब आप यहाँ पे देख ही सकते हैं। इसके बाद मैं बता दूँ कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स मैं यहाँ पे डील करता हूँ। इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट, कंट्रोल सिस्टम, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, नेटवर्क थ्योरी और इलेक्ट्रिकल मशीन से कुछ टॉपिक्स मैं एंटायरली कवर करता हूँ अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, जहाँ पे आपको मेरी क्लासेस मिल जाएगी अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पे। और ये मेरी प्रोफाइल है जहाँ पर आपको मेरी सारी की सारी क्लासेस मिल सकती है अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म के ऊपर। ओके, बिल्कुल बेहतर तरीके से। एजुकेटर, मास्टर एजुकेटर, यू कैन सी आई एम देयर। डेडिकेशंस, फॉलोअर्स आप देख सकते हैं, सारी चीज़ें आपके सामने स्पष्ट रूप से हैं। तो इससे फ़ायदा क्या होगा सर? यार अगर तुम इंडिया में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से किसी भी लेवल के एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हो तो आपके लिए एक बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन हमने प्रोवाइड कराया है अनअकैडमी SSC JEE और स्टेट AE के सेक्टर में, सेक्शन के अंदर। वहाँ पर आपको सारे के सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। अगर आपको कोई भी कोर्स को पढ़ने में प्रॉब्लम आ रही है, समझ में नहीं आ रहा, तो आप क्या करेंगे? आप कोड यूज़ करेंगे। कौन सा वाला सर? KHEM09। क्यों? क्योंकि सर इसकी जब आप ये कोड यूज़ करते हैं तो खेमेंद्र सर आपको गाइड करते हैं कि यार कौन से टीचर का कौन सा सब्जेक्ट आप पढ़िए और किस बैच में आपको ज्वाइन करना चाहिए। ये सब सब्सक्रिप्शन प्राइसेस है, आप ज़रूर देख लेंगे इसको और आ जाएंगे अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन पे SSC JEE और स्टेट AE एग्ज़ाम्स के सेक्शन के अंदर। हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आई रियली होप कि यार सभी लोग बेहतर होंगे। और काफ़ी दिनों बाद मैंने यूट्यूब पे आज आया हूँ क्लास लेने के लिए एंड आई होप कि आप सब लोग अच्छे से अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा रहे होंगे। जो भी प्रॉब्लम है, दिक्कत है, समस्या है, उसको आज डिस्कस करते हैं। सो इसी के ऊपर मैं एक चीज़ आपको बताना चाह रहा हूँ कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स अलग अलग तरीके से सोचते हैं। तो एक कहानी आपके सामने मैं लेकर आना चाहता हूँ जिस कहानी की हेल्प से आप लोग कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। अभी मैंने स्पेशल क्लास पे भी मैंने यही कहानी बताई थी, तो उसी तरीके से कहानी आपके लिए लेकर आया हूँ आज। तो सपोज़ करिए कि एक गांव है, वहाँ पे दो दोस्त हैं, ठीक है। दोस्त नंबर 1 है, दोस्त नंबर 2। तो हमारे पास क्या है, एक गांव है और वहाँ पे ना दो दोस्त है, एक दोस्त और दूसरा दोस्त। इन दोनों के पास कुछ अमाउंट है, लग मान लीजिए करीब करीब इनके पास 5,000 रुपये हैं, ठीक है। इसके पास भी 5,000 रुपये हैं, ठीक है। एक कहानी से शुरुआत कर रहे हैं, उसके बाद फिर क्वेश्चंस पे आएंगे, चिंता मत कीजिएगा। दो दोस्त थे मेरे पास, इसके पास 5,000 रुपये है, इसके पास भी 5,000 रुपये है। तो वहीं पे इनके जहाँ पर ये थे वहाँ पर एक कंपनी आई। बोले कंपनी यार नया ना प्लांट यहाँ पे लगा रही है,
तो उस प्लांट के लिए उनको एम्प्लॉयर्स की आवश्यकता थी। किसकी आवश्यकता थी? उनको आवश्यकता थी कि लोग यार नौकरी के लिए आए, तो जो बेहतर पढ़ा हुआ होगा उसको बेहतर नौकरी मिलेगी। ठीक है, समझ में आ रही ना बात? कहानी सुना रहे? ठीक है, तो जो ज़्यादा बेहतर पढ़ा हुआ होगा उसको ज़्यादा बेहतर नौकरी मिल जाएगी। अब हुआ ये कि ये जो जो दोनों मेरे दोस्त थे, इनके पास 5-5 हज़ार रुपये इनकी पॉकेट मनी, इनकी सेविंग्स इतनी थी। तो जो नौकरी किस किस हिसाब से थी ज़रा इसको समझो। नौकरी दो हिसाब से थी। पहली नौकरी थी, वो नौकरी क्या थी भैया कि आपको मिलेगा कितना महीने का? 15,000 रुपया। ठीक है, महीने का 15,000 रुपये मिलेगा आपको। कोई बस ग्रेजुएशन होना चाहिए था, जो ये दोनों थे हमारे। आपको बस ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है, 15,000 रुपये मिलेगा। जो दूसरी नौकरी थी वो कितने की थी भैया? वो थी 30,000 रुपया की। लेकिन उसके लिए बोला था कि आपको आनी चाहिए इंग्लिश, थोड़ी बहुत आपको इंग्लिश बोलनी आनी चाहिए, और इंग्लिश आपको बोलनी आनी चाहिए, और आपको कंप्यूटर की थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। कंप्यूटर की आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। आई थिंक समझ पा रहे होगे और डील कर पा रहे होगे इन सब चीज़ों को। जो पहली नौकरी थी वो थी कौन सी भैया? 15,000 रुपये की। कोई दिक्कत नहीं थी उसमें, बस ग्रेजुएशन की रिक्वायरमेंट थी। और जो अगली नौकरी थी वो थी 30,000 रुपये की, 1 ज़ीरो कम लग गया। उसमें क्या बोला गया था? यार ग्रेजुएशन तो होनी चाहिए और इंग्लिश और कंप्यूटर भी आपको आना चाहिए। जो पहला दोस्त था ये काफ़ी खुश हुआ कि यार बढ़िया है, मेरे पास तो ऑलरेडी सेविंग है और 15,000 की नौकरी मुझे मिल ही रही है। ये चला गया 15,000 की नौकरी की तरफ, और ये 5,000 रुपये का इसने क्या किया? 5,000 रुपये का इसने किया, जूते खरीद लिए, शर्ट खरीद ली, घड़ी खरीद ली, नई पैंट खरीद ली। तो इन सब चीज़ों में इसने अपना पैसे को इन्वेस्ट कर दिया। एक तरीके से इसने अपने 5,000 रुपये को कहीं ना कहीं लगाकर, अपने खुद के ऊपर लगाकर इसने क्या किया? 15,000 की नौकरी के लिए ज्वाइन कर गया। लेकिन जो दूसरा दोस्त था इसने क्या किया? अपने बगल में, अपने गांव में ही बगल में एक इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस चलती थी। स्पोकन इंग्लिश की जब क्लासेस में जाने लगा वो 1 महीने तक, और उसके साथ साथ उसी के नीचे, उसी बिल्डिंग में उसके नीचे कंप्यूटर की क्लासेस भी चलती थी, वो भी उसने ज्वाइन कर ली 2,500 हज़ार रुपये देकर। 2,500 इसको दिए, 2,500 इसको दिए। तो ये इसकी एक तरीके से इसने इन्वेस्ट कर दिया। किस पे इन्वेस्ट किया? खुद पे इन्वेस्ट किया, क्योंकि खुद की नॉलेज बढ़ी। समझ में आ रही बात? खुद पे इन्वेस्ट किया क्योंकि खुद की नॉलेज बढ़ गई। अब जब 1 महीने बाद जब ये दोनों दोस्त गए नौकरी के लिए इंटरव्यू देने या फिर सारी चीज़ें करने, तो पहले वाले दोस्त को तो ये नौकरी मिली और दूसरे वाले दोस्त को ये नौकरी मिली क्योंकि उसको इंग्लिश भी आती थी और उसको कंप्यूटर भी आता था। एक टाइम था जब ये दोनों दोस्त बराबर स्टेज पे थे, लेकिन अब ये दोनों दोस्त अलग अलग लेवल पे आ गए क्योंकि दूसरे दोस्त ने अपने लेवल को इंक्रीज़ कर लिया। तो ये जो पैसा है, ये एक तरीके से आप टाइम के साथ रिलेट कर सकते हो। इस पैसा और टाइम दोनों बराबर तरीके से होते हैं। टाइम इज इक्वल टू पैसा, आप सभी लोग जानते हो ना। तो टाइम को भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो और पैसे को भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। ऐसी जगह करो जिससे आपको फ़ायदा हो, ऐसी जगह करो जिससे आप खुद को इम्प्रूव कर पाओ, ताकि आपका लेवल दुनिया में ऊपर हो जाए। तो इस चीज़ को अगर ध्यान रखोगे तो ज़रूर अच्छे से पढ़ाई करोगे। और बस ये हल्की सी मोटिवेशन लाइन थी आपके लिए। अगर आपको अच्छी लगी कहानी तो मुझे बताइए। और ये जो दूसरा वाला दोस्त था इसकी तरह बढ़ना है और इसकी तरह आपको आगे बढ़ना है। बताओ ज़रा, समझ में आया ऑल ऑफ यू? हाँ जी, आया सर, थोड़ा थोड़ा। नहीं आया सर? चलिए कोई बात नहीं। चल, और जो लोग को लगता है कि यार हम बहुत मेहनत करते हैं, बहुत कुछ हम करना चाहते हैं पर चीज़ें बन नहीं रही, तो उनके लिए बस एक चीज़ है कि यार कोई ना कोई पावर्स तुमको ज़रूर हेल्प कर रही है, उसके पीछे लग जाओ और मेहनत और करते जाओ। मेरा तो यही मानना है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्लास को आगे बढ़ाते हैं। एंड आई होप कि आप सभी लोग बेहतर तरीके से मेरे सभी क्वेश्चंस का आंसर देंगे। सर फुल कोर्स कैसे मिल सकता है? अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर जाकर आप एसएससी जेईई सेक्शन का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे सारी पढ़ाई करनी है फुल कोर्स की। ठीक है, एसएससी जेईई सेक्शन का सब्सक्रिप्शन लीजिए KHEM09 कोड से, फिर मैं आपको गाइड करूंगा किस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है। फर्स्ट क्वेश्चन बताइए जरा। तो पहला क्वेश्चन है, इन द सर्किट फॉर द गिवन फिगर बिलो द वोल्टेज सोर्स E इज इक्वल टू, जो E लिखा है यहाँ पे, ये आपको दिख रहा होगा आई थिंक सबको, ये E का मान आपको बताना है। बताइए सर, E का मान आपको बताना है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताइए क्या आंसर होने वाला इस वाले क्वेश्चन में। चैट में देख रहा हूँ सबकी, कोई टेंशन नहीं है,
सभी लोग आंसर बताएंगे? आसान तरीके से इसका आंसर निकल सकता है, बस एक लूप समझ लीजिए कितनी कौन सा लूप इसमें लगेगा और उसके हिसाब से आप KVL निकाल सकते हैं। इस वाले लूप को निकालेंगे, ये 0 1 E 5 10 +1 +E +5 +10 = 0। E की वैल्यू कितनी आई? वेरी गुड, -1616 वोल्ट इज द करेक्ट आंसर। आसान है मेरे हिसाब से, सभी लोग इसको समझ गए होंगे। ठीक है, गुड। मूविंग अहेड फॉर माय नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, द करंट कैरिंग कॉइल चेंजेस यूनिफॉर्मली from 10 ampere to 1 ampere in half a second. The voltmeter connected across the coil gives the reading of इतना. The self inductance of the coil आपको बताना है। बताइए क्या आंसर होगा। और सेशन के लिंक को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में, ताकि और स्टूडेंट्स तक हम यहाँ पे पहुँच पाएँ। देखिए ज़रा क्या आंसर है यहाँ पे। करंट कॉइल चेंज कर रहा है यूनिफॉर्मली फ्रॉम इतना टू इतना, मतलब V = L di/dt, ये आप समझते हैं। वोल्टेज की वैल्यू कितना दे रहा है भैया? 36 दे रहा है, = L di/dt, मतलब अच्छा फाइनल वैल्यू कितनी हुई? 10 और 1, तो 10 - 1 कर दें। कितने टाइम में? 1/2, हाफ सेकेंड में। ठीक बात है ना? तो इसको सॉल्व करोगे आगे, 36 = L की जगह 9 लिखेंगे ×2। L की वैल्यू क्या आ गई? 36 / 9 × 2, आंसर आएगा 2 हेनरी इज द करेक्ट आंसर हेयर। C इज करेक्ट, 2 हेनरी, C इज करेक्ट। भैया आंसर दे दो। हाँ जी सर, बहुत दिनों के बाद सोचा अब YouTube पे भी क्लास ले लेते हैं। YouTube पे काफ़ी दिनों से आए नहीं थे हम, तो आई थिंक इट इज़ अ गुड कम बैक, आई बिलीव। चल, क्वेश्चन नंबर 2 डन। जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर है, आई बिलीव के समझ गए होंगे किस तरीके से आगे बढ़ना है। चल, नेक्स्ट क्वेश्चन। नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ I। करंट की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, I वैल्यू। अब I कहाँ है? ये रहा I। बाकी सारी चीज़ें आपके सामने हैं। सॉल्व करने का तरीका बहुत ही ज़्यादा इजी हो सकता है, बस आपको कैलकुलेट करना है ढंग से। कैलकुलेट यहाँ से करेंगे। देखो, 1 एम्पियर करंट यहाँ से इधर जा रहा है, 2 एम्पियर करंट यहाँ से इधर जा रहा है, तो यहाँ पे करंट की क्या डायरेक्शन होगी? डेफिनेटली करंट की डायरेक्शन ये होने वाली है। कितना होगा? 1 एम्पियर। क्लियर बात है? ओके, इसका मतलब 1 एम्पियर यहाँ से यहाँ की तरफ आ रहा है। जब 1 एम्पियर यहाँ से यहाँ की तरफ आ रहा है, उसमें से 3 एम्पियर यहाँ से यहाँ चला गया, तो यहाँ पे करंट की डायरेक्शन क्या होने वाली है? 2 एम्पियर यहाँ से यहाँ होने वाला है। क्लियर बात है? बिल्कुल सर, समझ में आ गया। अब 4 एम्पियर इस पॉइंट से इधर की तरफ जा रहा है, इधर की तरफ जा रहा है। 2 एम्पियर इस पॉइंट से इधर की तरफ जा रहा है, तो ये कितना हो गया? 6 एम्पियर हो गया। बिल्कुल सही बात है। क्लियर? हाँ जी सर, सही कर रहे हैं ना? ठीक है। अब देखो, 6 एम्पियर इधर से इधर जा रहा है, इसका मतलब यहाँ पर जितना करंट है वो इससे ऐड होगा और क्या देगा? 6 बनेगा। ये 5 ऑलरेडी है, कितना बचा? 1 एक्स्ट्रा बचा, तो 1 एम्पियर ये हो गया कि नहीं हो गया? करेक्ट आंसर क्या हो गया? ए इज करेक्ट आंसर दोस्तों, ऑल ऑफ यू। सिंपल कॉन्सेप्ट्स हैं और बहुत ही ज़्यादा इजीली आप इसको समझ सकते हैं। बिल्कुल क्लियर है? हाँ जी सर, हाँ जी सर, क्लियर है सर। 3 क्वेश्चन हो गए सर, आगे बढ़ रहे सर।
नेक्स्ट, अ सर्किट हैविंग अ पावर फैक्टर ऑफ 0.8 कंज्यूम्स 20 वॉट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रिएक्टिव पावर फॉर द सर्किट? बताइए। पावर फैक्टर दे दिया है कितना भैया? 0.8। तो पावर फैक्टर क्या होता है मेरा, मैं इधर लिख दे रहा हूँ, कॉस ओवर ऑफ फाई इज योर पावर फैक्टर। वो कितना दे रखा है? 0.8 दे रखा है, ठीक है। तो मुझे बताइए साइन ओवर ऑफ फाई क्या हो जाएगा? ये 0.6, क्लियर बात है। कॉस ओवर ऑफ फाई क्या होता है? 0.8 होता है। साइन ओवर ऑफ फाई क्या होता है? 0.6 होता है, क्लियर बात है। ओके, अच्छा, पावर आपको दे रखी है कौन सी? वॉट में, मतलब एक्टिव पावर दे रखी है। तो पी की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी? 20 वॉट। अब यहाँ से आप अलग अलग वैल्यूज आप फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि यार मैं एपरेंट पावर निकाल लूँ इसकी। अब P की वैल्यू क्या होती है? P इज इक्वल टू एस टाइम्स ऑफ कॉस ओवर ऑफ फाई। व्हाट इज एस? एस इज योर एपरेंट पावर। कितना आया भैया? 20/0.8, जितना भी आया, दिस इज द वैल्यू। उसके बाद व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q? Q इज योर रिएक्टिव पावर। इट विल बी इक्वल टू एस टाइम्स ऑफ साइन ओवर ऑफ फाई। तो जितनी ये वैल्यू आई 20/0.8 मल्टीप्लाइड बाय 0.6, सॉल्व करेंगे, आंसर क्या आ जाएगा? ये आएगा 25 आपका। 25 मल्टीप्लाइड बाय 0.6, 15 क्या होगी? के वी या फिर VAR, सिर्फ VAR, वोल्ट एम्पियर रिएक्टेंस। AB de Villiers, sir, after long time, I hope you remember me. Yes, I remember each and every name which I see in my mobile phone, so don't worry. In the chat, मैं सिर्फ नाम ही देख पाते यार, हमारे पास तो यही सुविधा उपलब्ध है, तो मैं नाम भूलता नहीं हूँ और मुझे याद रहता है जो जो स्टूडेंट्स मेरे पढ़े हैं मुझसे, लगभग काफ़ी हद तक मैं बच्चों को सब पहचान जाता हूँ, तो परेशान मत हो। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे यार आसान है, B इज़ द करेक्ट आंसर। आया क्या समझ में भैया? ओहो, नहीं आया क्या? कोई बात नहीं, क्लियर है, गुड। मूविंग अहेड, अगले क्वेश्चन के लिए, आसान है ये भी। फाइंड द वैल्यू ऑफ V नॉट। V नॉट इज दिस वोल्टेज हियर। बहुत ही आसान है यार। There is a current source which is present here. There is a voltage source which is present here. So a voltage source is present यहाँ पर और करंट सोर्स मेरा यहाँ पर है। क्या वैल्यू होगी बताओ ज़रा सोच के। V नॉट की वैल्यू पूछ रहा है, बड़ा ही आसान है, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, लेकिन बस कॉन्सेप्ट इतना सा है कि आप कहीं पर भी वोल्टेज निकालिए। यहाँ तो डायरेक्टली पूछ लिया इन्होंने, तो करेक्ट आंसर B ही होने वाला है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इसमें तो, ठीक है। अब ये नहीं होता कि इसकी वजह से इस पर कितना इफेक्ट पड़ जाएगा, वो नहीं होता। तो यहाँ पे ड्रॉप अलग मिल जाएगा आपको, फिर उसके अक्रॉस आप वोल्टेज और निकाल सकते हो। अगर आपको ये पूछा जाए कि इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज है, ये बताओ मुझे, सवाल तो ये हुआ। अच्छा, एक स्टूडेंट बोल रहे सर SSC JEE डूबा, इतने महीने बाद भी कोई रिजल्ट नहीं। अच्छा, एक बात बताओ कि क्या कोई एग्ज़ाम ऐसा हुआ है, मतलब ऐसा कौन सा एग्ज़ाम है, क्या कोई ऐसा एग्ज़ाम है इंडिया में या राजस्थान में या कहीं पर भी यूपी में जिसका रिज़ल्ट आया ही नहीं? आता है रिज़ल्ट तो, ठीक है। दूसरी बात, इन दिस ड्यूरेशन, आई थिंक काफ़ी मंथ्स बाद मैं क्लास ले रहा हूँ, इन दिस ड्यूरेशन भी ऐसे एग्ज़ाम्स हुए हैं जिनके रिजल्ट भी आ गए हैं और अब आई थिंक ज्वाइनिंग वाइनिंग भी होने वाली है, ठीक है। राजस्थान AE का एग्जामिनेशन रिजल्ट आया 1 महीने में, आई थिंक बच्चों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहे हैं अभी, ठीक है ना। तो इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता यार कि कौन सा एग्ज़ाम नहीं हुआ, फ़र्क इससे पड़ता है कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है। अगर वो अच्छी है तो आगे आने वाला एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है, उसका रिज़ल्ट आई थिंक 1 महीने में भी आ गया तो आपकी जॉब तो कन्फर्म होगी, आपकी लाइफ चेंज होगी। सभी लोग समझे? हाँ जी समझे सर। सर ज़्यादा समझ में नहीं आता आजकल क्योंकि टेंशन बहुत है सर ज़िंदगी, यही बोल रहे हो। मुझे बताओ कि इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज आएगा। करंट की डायरेक्शन ये है ±5 वोल्ट, तो 20 आएगा इसके अक्रॉस, लगभग 20 वोल्ट आएगा यहाँ पर।
ठीक है। जेई का एग्ज़ाम नहीं हुआ क्योंकि कुछ कारण हो गए थे, तो बस एई का एग्ज़ाम हो गया, उसका रिजल्ट भी आ गया। तो इसी तरीके से जेई का एग्ज़ाम भी होगा, उसका रिजल्ट जल्दी ही आएगा, चिंता मत करो। नेक्स्ट, देखो अपने आप को कंट्रोल में रखो, और आपने एग्ज़ाम दिया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप खुद के ऊपर काम ज़रूर करते जाओ, खुद को इम्प्रूव ज़रूर करते जाओ। मैंने जो अभी कहानी सुनाई थी स्टार्टिंग में, उसको बाद में देख लेना। आप लोग लेट आए तो आपने सुना नहीं, ज़रूर देख लेना कि यार खुद के ऊपर वर्क हमेशा करते जाओ, आपको सफलता मिलेगी मिलेगी। देखो क्या बोल रहे हैं भैया कि 2 बल्ब है मेरे पास, एक है 100 वॉट 250 वोल्ट, दूसरा है इतना वॉट इतने वोल्ट, कनेक्टेड इन सीरीज़ अक्रॉस 250 वोल्ट। द पावर कंज्यूम्ड बाय द सर्किट बतानी है आपको। ये तो बहुत आसान है, आई थिंक इजीली निकाल सकते हो। क्योंकि अब ये क्वेश्चन आसान कैसे हो गया, क्योंकि वोल्टेज इज सेम थ्रू आउट, तो वोल्टेज वाला जो पोर्शन है वो तो कैंसिल ही हो जाता है। और पावर के लिए एक फॉर्मूला है इसका सीधा सा, P1 P2 डिवाइड बाय P1 प्लस P2, P1 मल्टीप्लाइड बाय P2 डिवाइडेड बाय P1 प्लस P2। ये सीरीज का फॉर्मूला है कि नहीं है? इसको सॉल्व कर लो, कितना आया? 100 मल्टीप्लाइड बाय 150 डिवाइड बाय 100 प्लस 150 250। सॉल्व करोगे ये कितना गया 3, ये कितना गया 5, ये गया 20 मल्टीप्लाइड बाय 3 60 इज द करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे कई बार आपको ट्रिक करने के लिए बोल देते हैं कि यार ईच बल्ब की रेटिंग बताइए, ईच बल्ब कितना पावर कंज्यूम करेगा। तो ईच बल्ब कितना करेगा? एग्जैक्टली जितना टोटल आया है उसका आधा, कितना? तो 30 वॉट। अगर ईच का ईच लिखा आ गया तो उसके लिए 30 इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर। ठीक है, तो 60 वॉट इसका करेक्ट आंसर है। 30 वॉट अगर ईच लिखा है, ध्यान रखना ईच कई बार लिख देते हैं तो कन्फ्यूजन हो जाता है और ये गलत हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बताओ आंसर। गुड, दिख रहा है ना क्वेश्चन? तो यार ये ज़्यादा छोटा हो गया यहाँ पे। एक लूप लगेगा, वो लूप समझ जाओ और लगा दो। ये V1 की वैल्यू ये है, ये V1 की वैल्यू निकालनी है, इसका प्लस यहाँ पर है माइनस यहाँ पर है। लूप कौन सा लगाओगे यार? इधर से इधर लूप लगाओगे। देखो ये लूप लगा दो। जब ये लूप आप लगा दोगे तो क्या आंसर निकलेगा बताओ? प्लस V1 प्लस 5 माइनस 6 माइनस 7 इज इक्वल टू 0। आंसर क्या आएगा? V1 की वैल्यू इज 8, आई थिंक C 8 वोल्ट इज द करेक्ट आंसर। C 8 वोल्ट इज करेक्ट आंसर इन दिस केस। क्लियर है ऑल ऑफ यू? नेक्स्ट, ये तो बहुत आसान है, जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा चैट सेक्शन में। यार काफ़ी दिनों बाद क्लास हो रही है तो स्टूडेंट्स भी इधर उधर चले गए, तो आप लोग सभी लोग यार सेशन के लिंक को शेयर कर देना ताकि जो भी नए स्टूडेंट्स हैं वो आ जाएं। जो लोग पुराने हैं तो बहुत अच्छी बात है, जो लोग नए स्टूडेंट्स हैं वो भी आके क्लास को देख लेंगे। ठीक है, चलो बहुत अच्छे। फॉर द सर्किट शोन इन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको बताना है इस सर्किट के लिए क्या होगा, बताओ। देखो यार मैंने ये पॉइंट लिख दिया A, ये पॉइंट लिख दिया B, ये पॉइंट लिख दिया। अच्छा ये बताओ कि ये A पॉइंट यहाँ पर है और ये A पॉइंट यहाँ पर भी है ना? बिल्कुल है। B पॉइंट यहाँ पर है और B पॉइंट कहाँ पर है? यहाँ पर भी है।
ए पॉइंट यहाँ पर है और ए पॉइंट क्या है, यहाँ पर भी है, बी पॉइंट यहाँ पर है और बी पॉइंट यहाँ पर भी है। अगर इसी सर्किटरी को मैं वापस से बनाने की कोशिश करूँ तो कैसा बनेगा बताओ, देखो ज़रा, ये 12, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ए पॉइंट बी पॉइंट के बीच में रेजिस्टेंस 12 ओम का, यही सही, ए पॉइंट बी पॉइंट रेजिस्टेंस 12 ओम का, यही सही, ए पॉइंट बी पॉइंट रेजिस्टेंस 12 ओम का, और ये लग गया आपका वोल्टेज सोर्स 6 वोल्ट का। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको निकालना है, 12 12 12 क्या है, सीरीज में है सर, सिंपल पैरेलल कंडीशन, डिवाइड बाय 3 हो जाएगा, 4 इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल हैं जी, सही बात है। नेक्स्ट बताइए। इन द फिगर गिवन बिलो द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस आर आपको बतानी है, ये आर की वैल्यू जो यहाँ पर आपको गिवन है इसकी वैल्यू आपको बतानी है मुझे। यहाँ पर 100 वोल्ट है, यहाँ पे 8 एम्पियर जा रहा है, यहाँ पर 10 ओम है, यहाँ पर भी 10 ओम है। पहले तो ये 10 और 10 ओम को इक्विवेलेंट कर लो, क्या हो गया यार, दो पैरेलल में 10 ओम है तो 5 ओम हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। सो कितना वोल्टेज है, 100 वोल्टेज है, इट इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाइड बाय आर, 8 मल्टीप्लाइड बाय आर प्लस 8 मल्टीप्लाइड बाय 5, सही बात है कि नहीं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर, 100 मल्टी 8 5 ज़ा 40, 100 मल्टीप्लाइड बाय 100 माइनस 40 कितना रहेगा, 60 बाय 8, ये आंसर है आपका। बता दो क्या आंसर है, करेक्ट आंसर रहेगा करीब करीब 7.5 ओम्स इज द करेक्ट आंसर। तो अब यार ये वाले क्वेश्चन में बहुत सारी डाइवर्सिटी है, क्योंकि अलग अलग मेथड है जो जिसकी हेल्प से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो जो भी आपको समझ में आए बेटर आप उससे निकाल लेना, कोई ऐसे हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, जैसे मैंने निकाला है वैसे निकालना है। जो आपको बेहतर समझ में आए आप उस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट चल रहे अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 10, इन द गिवन फिगर द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस आर आपको निकालना है। आर कहाँ पर है, यहाँ पर है, इसके अंदर से 2 एम्पियर का रेजिस्टेंस ऑलरेडी, 2 एम्पियर का करंट ऑलरेडी जा रहा है, तो आपको आर की वैल्यू निकालनी है जिस भी तरीके से आप निकाल सके। तो काफ़ी अलग अलग मेथड्स हैं इसको भी सॉल्व करने के, तो मैं वेट कर रहा हूँ कि यार आप लोग आंसर दो चैट सेक्शन में, फिर उसके बाद मैं बताऊँगा। ओके, इन द गिवन फिगर द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस आर। तो यार मैंने क्या किया, सबसे पहले सभी लोग ध्यान दोगे। ओके, मैंने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक वोल्टेज मान ली V और यहाँ मैंने रेफरेंस निकाल दिया। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे नोडल लगा सकता हूँ, क्या लगा सकता हूँ, नोडल लगा सकता हूँ ना। बाकी देखो मैं ये नहीं कह रहा इसी मेथड से करना है, किसी भी मेथड से कर सकते हो जो आपको पसंद है, ठीक है। अगर मैं नोडल लगाना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ मैं यार, V माइनस 100 डिवाइड बाई 10 प्लस V बाई 10 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन से क्या मैं V की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ दोस्तों? बिल्कुल हो सकती है सर। क्या है भैया, V माइनस 100 प्लस V इज इक्वल टू माइनस 10 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो आंसर होगा माइनस 20 यहाँ पे। सो 2V बराबर, ये इधर गया तो 80, V बराबर 4040। इतना समझ में आता है सबको, आई थिंक बिल्कुल इतना सबको क्लियर हो चुका है। तो V की वैल्यू मेरी कितनी आ गई है, 4040। अब V और इस रेजिस्टेंस की बात करें, सिर्फ इस रेजिस्टेंस की, तो यहाँ पे 2 एम्पियर करंट जा रहा है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R, 40 डिवाइडेड बाय 2 एम्पियर। R की वैल्यू कितनी आ गई, 20 ओम्स आ गई। करेक्ट आंसर B हुआ यहाँ पर। क्या हुआ करेक्ट आंसर, B इज करेक्ट आंसर इन दिस केस। ऑल ऑफ यू समझ में आया? अरे बोलो बोलो।
आवाज़ क्लियर आ रही है ना मेरी? वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 10 डन है। आई थिंक उससे आगे बढ़ रहे हैं हम लोग अब। हाँ जी क्लियर आ रही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 10 इज डन। नेक्स्ट मूविंग अहेड फॉर माय नेक्स्ट वन। ओके, ये भी आसान है बिल्कुल। बताओगे क्या आंसर है? ये 6 ओम कुछ नहीं होगा यहाँ पे। क्या निकालना है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट आई शोन इन द सर्किट? आई कौन सा है? यहाँ पर जो करंट है, यहाँ से आपको करंट निकालना है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल दीजिए, वोल्टेज 6 है, और आप सॉल्व कर लीजिए फिर आंसर जितना भी आएगा। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल दीजिए, वोल्टेज 6 है, फिर आपका आंसर आ जाएगा। नाउ इफ यू वांट टू डू दिस क्वेश्चन यू हैव टू नो मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स। नंबर 1 कॉन्सेप्ट इज व्हीट स्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट। ठीक है, अगर एक ब्रिज बन रहा है, इनकमिंग पॉइंट से 2 मेरे रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड हैं। मैं आपको यार इस तरीके से बताता हूँ, यहाँ पे रुको, इधर देखो, ये मेरा इनकमिंग पॉइंट है, यहाँ से 2 ओम और 3 ओम एक तरीके से कनेक्टेड है। यहाँ पर एक ब्रिज बन गया, 2 ओम 3 ओम वापस से इधर कनेक्ट हो गया। अब इधर देखो, ये एक पॉइंट है, 3 ओम और 6 ओम एक तरीके से कनेक्टेड है, यहाँ पर ये ब्रिज बना, 3 एंड 6 एक तरीके से कनेक्टेड है। अगर इनके रेशियो सेम है, इनके रेशियो सेम है, तो बीच वाली जो ब्रिज बन रहा है इसका कोई भी अर्थ नहीं रहता है, इसका मान 0 हो जाता है। हम ये अज्यूम करते हैं कि इस ब्रांच में करंट का मान 0 है। तो ये कॉन्सेप्ट हमको मिलता है व्हीट स्टोन ब्रिज के कॉन्सेप्ट से। इसकी वजह से यार मेरे को ये पता चला कि इसका रेशियो 2/3 इज इक्वल टू 2/3, तो ये तो 0 होने ही वाला है करंट यहाँ का। इसी हिसाब से ये इसका भी करंट 0 हो जाएगा मेरा। अब उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। पहले वाले को सॉल्व करोगे क्या आएगा? 4 ओम। दूसरे वाले को सॉल्व करोगे 6 ओम। तीसरे वाले सॉल्व करोगे 12 ओम। सॉल्व करो और मुझे अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल के बताओ। आर ई क्यू की वैल्यू क्या होगी? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी? 4 ओम 6 ओम एंड 12 ओम आर इन पैरेलल। अब 6 और 12 और 4 को अगर मैं पैरेलल में कर दूंगा, आंसर कितना आ जाएगा मेरे पास? 2 आ जाएगा। अच्छा भैया 2 ओम है, मुझे करंट की वैल्यू निकालनी है। आई कितना वोल्ट है? 6 वोल्ट। कितना रेजिस्टेंस है? 2। कितना करंट हो गया? 6/2, 3 एम्पियर इज द करेक्ट आंसर। 3 एम्पियर इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। आया क्या नहीं आया? है भाई? आया सर। मूविंग अहेड फॉर माय नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका बताइए। थेवेनिन इक्विवेलेंट ऑफ द नेटवर्क फिगर आर 10 वोल्ट एंड 2 ओम। और अगर मेरे पास एक रेजिस्टेंस लगा दूं मैं 3 ओम का इस तरीके से, तो व्हाट इज द थेवेनिन इक्विवेलेंट? ये आपको बताना है इस क्वेश्चन में। कुछ आंसर आ रहे हैं हमारे पास? देखो बताते हैं सही है गलत है। गुड। थेवेनिन इक्विवेलेंट ऑफ द नेटवर्क इतना 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 बता रहे हैं। अब यार देखो कि मैंने क्या किया है, ये 3 ओम जो है ये इसके अक्रॉस लग गया है।
जब 3 ओम उसके अक्रॉस लग जाएगा तो RTH की वैल्यू भी उसी हिसाब से सेम हो जाएगी, क्योंकि अक्रॉस लगा है तो पैरेलल कनेक्शन। पहले कितना था 2, अब कितना लग गया 3 ओम लग गया। सॉल्व करोगे आंसर आएगा 1.2 ओम इज द करेक्ट आंसर RTH की वैल्यू के लिए। ठीक है, RTH की वैल्यू के लिए 1.2 ओम इज द करेक्ट आंसर। ठीक, चलो आगे चलते हैं। अब VTH पे क्या प्रभाव पड़ेगा? VTH उसी प्रोपोर्शन में डिक्रीज हो जाएगी। अब इन दोनों का सम कितना है 2 and 3, 2 and 3 5, तो VTH उसी प्रोपोर्शन में डिक्रीज हो जाएगी। VTH विल डेफिनेटली गोइंग टू डिक्रीज, मतलब या तो आंसर A है या फिर B है। तो क्योंकि ये 5.2 तो होगा ही नहीं, 1.2 ही है। अब VTH कैन नॉट बी सेम इफ़ यू इंक्रीज दिस रेजिस्टेंस, देयर विल बी अ डिक्रीमेंट ऑफ सम वैल्यू। तो यार सिंपल सी बात होगी, B मेरा करेक्ट आंसर हो गया। तो 6 वोल्ट एंड 1.2 ओम इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, 3 मल्टीप्लाइड बाय 10/5, यस सेम। R1 की वैल्यू यहाँ पर गिवन है, R1 है ये। तो आपसे पूछा गया R1 की वैल्यू पूछी गई है, ठीक है ना, इस एंटायर क्वेश्चन में। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है ये। 70 वोल्ट दिया गया है, यहाँ से यहाँ तक की वोल्टेज 70 वोल्ट, और यहाँ पर R2 के अक्रॉस वोल्टेज दी गई 20 वोल्ट, और ये जो है वहाँ पर दिया गया 100 वोल्ट। इसका मतलब इसके अक्रॉस कितनी वोल्टेज हो गई, प्लस माइनस कितनी 30 वोल्ट। जब 30 वोल्ट है यहाँ पर रेजिस्टेंस दिया गया है, तो यहाँ पे करंट पता चल जाएगा सर, चल जाएगा सर। कितना है 0.5 एम्पियर। क्लियर बात है, 0.5 एम्पियर। अब 0.5 एम्पियर R1 में से भी जाएगा, R2 में से भी जाएगा, जाएगा ना। 0.5 एम्पियर R1 में से भी जाएगा और 0.5 एम्पियर R2 में से भी जाएगा। तो मुझे बताओ कि यार ये R2 के अक्रॉस 20 वोल्ट है, तो इसकी ओम कितना हो गया, 40 ओम हो गया कि नहीं हो गया? बिल्कुल हो गया सर। अब इसके अक्रॉस आपको क्या करंट मिल गया, कितना 0.5। वोल्टेज कितनी है 70 माइनस 20, कितनी वोल्टेज है? V इज इक्वल टू IR से ही निकाल रहा हूँ। कितनी वोल्टेज है 70 माइनस 20 50। करंट आपको पता चल गया 0.5 है, मल्टीप्लाइड बाय R, कितनी हो गई R की वैल्यू 50 बाय 0.5, कितना आ गया 100 इज द करेक्ट आंसर। C इज करेक्ट। कोई बात नहीं, मैं PDF शेयर कर दूंगा, उसमें जूम कर करके देख लेना अच्छे से, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, VS इज दिस। आपको कैलकुलेट करनी है VS की वैल्यू, यही मेरा VS है। ओवरऑल जितनी वैल्यू रहेगी आपको कैलकुलेट करनी है। ये दिया गया 20, ये दिया गया 60। एक दिया है ये 20 वोल्ट है, 60 ओम्स है, 90 और 180 यहाँ पर है, 40 यहाँ पर है, और 180 यहाँ पर है। वापस से आपको लेज़र से बता दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को फिर ऐसे कोई प्रॉब्लम ना हो। दिस इज 180, दिस इज 40, 60 ohms, 20 volt, 90 ohms, 180 ohms. You need to find out the value of what? VS. बताइए क्या आंसर होगा। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है यार। देखो 180 और 90 को आप पैरेलल में लगा दो, तो 90 मल्टीप्लाइड बाय 180 डिवाइड बाय 270। सॉल्व करोगे आंसर क्या आ जाएगा 60। इसका मतलब 60 यहाँ पर, 60 यहाँ पे, मतलब यहाँ पे कितना वोल्ट था 20 वोल्ट। यहाँ से मतलब कितना करंट जा रहा है इधर से इधर 1/3 एम्पियर। इसका मतलब यहाँ पर भी 1/3 एम्पियर जाएगा। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक के पोर्शन में
40 वोल्ट हो गया, 40 वोल्ट हो गया 40 ओम से, यहाँ पे कितना करंट जाएगा 1 एम्पियर। टोटल करंट कितना हुआ 4/3 एम्पियर। टोटल करंट कितना हुआ 4/3 एम्पियर। केसीएल लगा रहे हैं सिंपल, क्योंकि 1 एम्पियर प्लस 1.3 एम्पियर 4/3 एम्पियर होता है, ठीक है। अब टोटल वोल्टेज मुझे निकालनी है, ये ऑलरेडी 40 मुझे गिवन है और ये मैं निकाल सकता हूँ। तो 180 मल्टीप्लाइड बाय 4 डिवाइड बाय 3 प्लस 40, ये आपकी वोल्टेज होगी क्या वीएस वोल्टेज होगी। सॉल्व कर लीजिए, आंसर इतना आएगा आपका, बी आंसर आएगा 280, बी आंसर आएगा 280। चल नेक्स्ट, which of the following is reciprocal of resistivity। तो थ्योरेटिकल कराते हैं तो बोलते हैं सर न्यूमेरिकल नहीं कराते, न्यूमेरिकल कराते हैं तो बोलते हैं सर न्यूमेरिकल नहीं कराते, थ्योरेटिकल नहीं कराते। चलिए बताइए। वेरी गुड, कंडक्टिविटी इज करेक्ट आंसर। रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल होगा कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी का इस तरीके से साइन होता है रो, कंडक्टिविटी का इस तरीके से साइन होता है साई, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, ठीक है। इसकी अगर मैं यूनिट की बात करूँ तो बताओ क्या होगी रेजिस्टिविटी की। ओम मीटर, ये क्या होगा मो पर मीटर, ओम मीटर एंड मो पर मीटर, ध्यान रखना ये सब चीज़ें, पूछ लेते हैं कई बार ये सब चीज़ें ना, ध्यान रखना। नेक्स्ट, reciprocity theorem is applicable to the network which contain R, L and C, which is initially not at relaxed system, which having both independent and independent systems। Reciprocity theorem is applicable to a network which contain R, L and C, which is initially not at relaxed condition। अगला बोल रहा है having both independent and dependent systems। करेक्ट आंसर इज हेयर। देखो यार, फॉर रेसिप्रोसिटी सिस्टम थ्योरम अ सिस्टम हैव टू बी रिलैक्स सिस्टम। अस्थिर दिमाग से ही जो दुविधाएं हैं वो उत्पन्न होती है, तो रिलैक्स होना ज़रूरी होता है, ठीक है। अगर सिस्टम रिलैक्स नहीं होगा तो रेसिप्रोसिटी सिस्टम नहीं कर पाएगा थ्योरम को फॉलो करे, तो ये मतलब रॉन्ग स्टेटमेंट था अभी मेरे पास एक। हैविंग बोथ डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट, तो वो डिपेंडेंट के ऊपर काम नहीं करता है, डिपेंडेंट के ऊपर रेसिप्रोसिटी थ्योरम मेरी कार्य नहीं करती है। बचा क्या आर एल एंड सी, दिस इज करेक्ट, ए इज करेक्ट। सो इसका मतलब ओनली वन इज करेक्ट हियर, ओनली वन इज करेक्ट इन दिस क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट, बहुत ही बढ़िया। अब ये एक ऐसा क्वेश्चन है यार जिसमें आप लोग हमेशा फंसते हो, है ना। कैसे सॉल्व किया जाए यार ऐसे क्वेश्चन को, क्योंकि ये सर ये क्वेश्चन तो बड़ी परेशानी दे देता है। मैं देखो सर्किट वापस से बना रहा हूँ, ये 5 ओम है इधर,
ये इधर 10 ओम है, उसके बाद 10 ओम को मैंने तोड़ दिया, कितने में, 5 और 5 में, उसके बाद अगेन कॉमन 10, तो ये 5 में और 5 में मैंने इसको तोड़ दिया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, जल्दी बताओ यार, क्लियर है कि नहीं, है ना। अब यार ये अगर तुम ध्यान से देखो कि यहाँ के बाद ये अपने आप की वैल्यू को क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है इस पॉइंट के बाद, तो इस सर्किट को मैं कैसे कर सकता हूँ कि यार RTH पूरा मैंने इस तरीके से बना दिया, दिस इज 5, दिस इज 5, दिस इज 10, दिस इज RTH। यहाँ से अब इस RTH की वैल्यू आप निकाल सकते हो इजीली इन टर्म्स ऑफ RTH ही। एक सेकेंड ऑर्डर सिस्टम आएगा जिसमें R की स्क्वायर की वैल्यू होगी, उसके बाद आप निकालेंगे उसके R स्क्वायर की वैल्यू को सॉल्व करके क्वाड्रेटिक को सॉल्व करेंगे, उसके बाद आंसर आ जाएगा आपका। कितना आंसर आएगा बताओ, बता सकते हो? बोलो बोलो। I think A is correct answer in this case. हो जाता है सॉल्व, गुड। आई थिंक A सही रहेगा, A या B, B तो नहीं होगा, A ही सही रहेगा मेरे हिसाब से, A या D में से था तो शायद A सही है इसका। चलो हो जाता है तो आंसर तो बताओ इसका कोई। अर्जुन B नहीं है, गलत है B। RTH की वैल्यू को सॉल्व करो। +5 इज इक्वल टू RTH, तो RTH की 2 वैल्यूज आएगी यहाँ पे, उसके हिसाब से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट, four bulbs of 100 watt are connected in parallel across a 200 volt supply। चार बल्ब है जो कि 100 वॉट के हैं, कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस द 200 वोल्ट सप्लाई। इफ वन बल्ब इज गेट फ्यूज्ड, एक बल्ब जो है मेरा फ्यूज हो गया, तो बाकी के बल्ब के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। जो क्योंकि जो मेरे बल्ब है वो पैरेलल में लगे हुए हैं, तो एक बल्ब के फ्यूज होने का मतलब वो शॉर्ट सर्किट हो गया है, बल्ब का फ्यूज होने का मतलब वो शॉर्ट सर्किट हो गया है। तो क्योंकि ये सारे पैरेलल में लगे हुए हैं तो बाकी के बल्ब्स को कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, एंड रेस्ट ऑफ द अदर बल्ब्स विल बी गोइंग टू लाइट। अगर ये सीरीज में लगे होते तो क्या आंसर होता, अगर ये सीरीज में लगे होते तो क्या आंसर होता। बाकी के कोई भी बल्ब क्या करते, आपको लाइट नहीं देते, क्योंकि सीरीज में अगर आपकी एक बल्ब फ्यूज हो गया इसका मतलब वो ओपन हो गया है, मतलब पूरा सर्किट ओपन हो गया है, ठीक है। चलो which of the following statement is correct? Resistance is a passive element। अच्छा इनकरेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट। से एक बोल रहे हैं कि सर ऑटो कैड करा दीजिए। अभी मैंने एक एग्जांपल दिया था, सपोज करिए आपको सब्जी चाहिए, सब्जी तो खाते ही होंगे, आपको बोल दिया सब्जी लेके आओ, ठीक है। आप सब्जी लेने कहाँ जाओगे, क्या स्पोर्ट्स शॉप पे जाओगे, जाओगे क्या स्पोर्ट्स शॉप पे, मुझे ये बताओ पहले।
सब्जी लेने के लिए आप लोग सब्जी मंडी जाएंगे, ऑब्वियसली जाएंगे ना। यही मेरे साथ हो रहा है। आप बोल रहे हो सर ऑटो कैड कराओ, ठीक। अब ये सब्जी लेने वाली बात होगी, आप सब्जी मंडी जाके बात करो, या फिर आप किसी ऐसे टीचर से बोलो जो ऑटो कैड उनकी प्रोफाइल में हो, वो पढ़ाते हो। अब मुझे ऑटो कैड के बारे में जानकारी नहीं है तो मैं कैसे पढ़ाऊँगा? भगवान तो मैं हूँ नहीं, कृष्ण भी नहीं हूँ, ठीक। चलिए आंसर दीजिए। करंट सोर्स इज अ पैसिव एलिमेंट, गलत आंसर। सी इज गलत, मतलब सी इज करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 इज डन। देखो आर, एल और सी ये होते हैं पैसिव। अमीटर, अमीटर नहीं, वोल्ट मीटर, वोल्टेज सोर्स, सॉरी, करंट सोर्स, ट्रांसड्यूसर और बीजेटी ये होते हैं क्या? नहीं, एक्टिव, एक्टिव डिवाइसेस या एक्टिव एलिमेंट। चलो नेक्स्ट। चलो NHPC का एग्ज़ाम कब होगा? अभी तक तो शायद डेट्स आई नहीं ना यार, अभी तक तो। वो जब आएगी जब ही पता चल पाएगा, हमको भी कोई अंदर से तो खबर नहीं है ना। जल्दी बताओ इसका आंसर क्या है। In the interconnection of ideal sources shown in the figure, it is known that 60 volt source is absorbing power. अच्छा ठीक है। Which of the following can be the value of current I? 60 वोल्ट सोर्स जो है ये पावर को एब्जॉर्ब कर रहा है, मतलब यहाँ से करंट गोइंग जो है वो कहाँ से कहाँ तक है? यहाँ से यहाँ जा रही है, ठीक। वाह क्या क्वेश्चन, बताओ क्या है आंसर, ऑल ऑफ यू। करंट की वैल्यू बतानी है, आई की वैल्यू, और बोला गया 60 वोल्ट जो है वो पावर को एब्जॉर्ब कर रहा है। अरे बताओ आंसर, बहुत अच्छा है। नहीं बताओगे? देखो ये 12 वोल्ट है, यहाँ पे 12 एम्पियर है, माफ़ कीजिएगा 12 एम्पियर यहाँ से यहाँ जा रहा है। इसका मतलब यहाँ से यहाँ पे कितना आ रहा है? 12 एम्पियर आ रहा है। मुझे बस एक चीज़ बता दी कि यार 60 वोल्ट है, पावर को एब्जॉर्ब कर रहा है, मतलब करंट की डायरेक्शन यहाँ से यहाँ होगी और यहाँ से करंट डायरेक्शन यहाँ पर है ही। ये 12 वोल्ट है, क्या है? 12 वोल्ट डिवाइड होगा दो पार्ट्स में, एक तो जो करंट यहाँ जाएगा और एक करंट जो यहाँ पे जाएगा। इसका मतलब आई की वैल्यू 12 वोल्ट 12 एम्पियर से कम ही होनी चाहिए। आई की वैल्यू 12 से क्या होनी चाहिए? कम ही होनी चाहिए। इतना समझ में आता है? हैं? अगर इतना समझ में आ गया तो मुझे ऑप्शन देख के बताओ कि आई की वैल्यू किसकी कम है। आई थिंक ऑप्शन ए की वैल्यू कम है बस। क्या शानदार क्वेश्चन था, एक भी स्टूडेंट्स आंसर नहीं दे पाया इस क्वेश्चन का। आया समझ में? ऑल ऑफ यू? ए इज करेक्ट, ठीक है, गुड। डेफिनेटली वैल्यू कम ही होगी, तो आंसर क्या हो गया? ए आंसर हो गया कि नहीं हो गया?
चलो तो इतना ही रखते हैं आज क्लास को, एंड मैं मिलता हूँ आपसे कल की क्लास में, एंड आई होप कि आपसे और मुलाकात होगी काफ़ी जल्दी। तो 20 क्वेश्चन हो चुके हैं आज हमारे, 1 घंटे की क्लास लगभग हो चुकी है। बाकी अब कल मिलेंगे और कल और क्वेश्चंस करेंगे। सेम टाइम पे 4 बजे मिलेंगे हम लोग, और 4 बजे हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना। चलो, सो आई होप कि यार यू ऑल आर फाइन। थोड़ा सा बस आपको कुछ बातों के बारे में बता देता हूँ। अगर आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप से जुड़ना चाहते हैं एंड यू वांट टू कंप्लीट योर प्रिपरेशन विद द हेल्प ऑफ अनअकैडमी प्लेटफॉर्म, तो दीज आर द एडवांटेजेस जो कि आप ध्यान में रख सकते हैं। कंप्लीट प्रिपरेशन आपको मिल जाएगा। और अगर आप मेरे कोड के तहत आएंगे जो कि KHEM09, तो कि मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है और किस तरीके से आपको चीज़ों को डील करना है, ठीक है ऑल ऑफ यू, ठीक है ना। SSC JEE और स्टेट AE एग्ज़ाम का सब्सक्रिप्शन आप ले लीजिएगा और आपको बिल्कुल हम वहाँ पे मिल जाएंगे हेल्प करने के लिए, ठीक है। सभी लोग, अगर आप इंडिया में किसी भी लेवल के टेक्निकल एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड यू डू नॉट हैव सो मच मनी कि आप यार गेट सेक्शन को अफोर्ड कर सके, तो ये सेक्शन भी आपके लिए वही चीज़ें प्रोवाइड करा रहा है इन द वेरी लो कॉस्ट एज कम्पेयर टू द गेट एग्जामिनेशन। ओके, चलो, थैंक यू सो मच यार फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द एंटायर सेशन। माय नेम इज खेमेंद्र एंड आई होप आई विल मीट यू वेरी सून इन दिस यूट्यूब प्लेटफॉर्म ऑल्सो। स्पेशल पे ही मेरी क्लास होगी और यूट्यूब पे भी क्लास है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बेहतर तरीके से तैयारी करते रहेंगे। तुम पूरे दिन क्लास करते हो? अच्छा, नारुतो तो बहुत पढ़ने वाले व्यक्ति हैं, पूरे दिन भर ही क्लास करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द एंटायर सेशन। मेरा नाम है खेमेंद्र और मैं मिलता हूँ आपसे